क्या भारत के संविधान को भारत का संविधान न लिखकर बाबा साहेब का संविधान लिख देना चाहिए? नमस्कार मित्रों, मैं शैलेश और शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि भारत के संविधान को बाबा साहेब का संविधान क्यों न लिख दिया जाए? क्योंकि आज के देश के राजनीति करने वाले जितने भी राजनीतिज्ञ हैं वो कहते हैं बाबा साहेब ने हमें संविधान दिया है। तो जब बाबा साहेब ने संविधान दिया है तो बाबा साहेब का ही संविधान लिख दिया जाए। बाबा साहेब का संविधान ये कहता है। तो जब बाबा साहेब का संविधान कहता है तो क्या वह भारत का संविधान नहीं है? क्या बाबा साहब ने अपने मन से सारी बातें लिख दी उसमें? आज जब यूजीसी कानून पर पूरे देश में सामान्य वर्ग आंदोलित है तो अब ऐसे प्रश्न भी उठना लाजिम है। और क्यों है? क्योंकि सामान्य वर्ग ने देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत सारे कुर्बानियां और बलिदान दिए हैं। बहुत कानून लाकर, कानून का समर्थन कर या फिर बहुत बातों पर चुप रह करके भी एकता को समेटने का प्रयास किया है। भारत एकजुट रहे इसके लिए सदैव तत्पर रहा है और बहुत अपने हक के चीज़ों को छोड़ा है। और इसीलिए अब जब सारी बातें निकल कर आ रही है इस यूजीसी कानून के बाद, क्योंकि धैर्य की सीमा अब समाप्त हो चुकी है और तब यह चर्चा करना आवश्यक है। क्यों बार बार विभिन्न मंचों से सारे नेतागण यह कहते हैं बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है? क्यों? बाबा साहब ने पूरी संविधान लिखी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर उस संविधान यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और पूरे संविधान सभा के अध्यक्ष तो राजेंद्र बाबू थे। तो अगर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के नाते यह बाबा साहब ने संविधान दिया तो क्या राजेंद्र बाबू उस पूरे संविधान सभा के अध्यक्ष थे तो क्या यह राजेंद्र बाबू का संविधान नहीं कहलाएगा? उस हिसाब से तो सबसे पहला अधिकार और सबसे पहला हक जिनका कहलाने का है वो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू का है, क्योंकि वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे और उनके नीचे ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष गायब, भारत गायब, ड्राफ्टिंग कमेटी में और 7 लोग थे वो सब गायब, बच गए सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कोई विरोध नहीं कर रहा, लेकिन जब सिर्फ एक ही नाम बार बार किसी के ऊपर थोपा जा रहा है तो बात तो फिर कहनी पड़ेगी कि वो संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और अगर चेयरमैन होने के नाते ड्राफ्टिंग कमेटी के वो बाबा साहेब का संविधान है तो संविधान सभा के पूर्ण अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संविधान क्यों नहीं? सच बात यह है कि न यह राजेंद्र बाबू का संविधान है और न ही ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहेब का संविधान है। यह संविधान भारत का संविधान है। तो ये जो परंपरा
कुछ लोगों को प्रसन्न करने के लिए या कुछ समाज को प्रसन्न करने के लिए, वोट के लिए जो एक अंधा दौर चलाया गया है, इसके दुष्परिणाम अब आने प्रारंभ हो गए हैं और अब यह अति भी करता जा रहा है। यह संविधान भारत का संविधान है और इसी से जुड़ा एक और पहलू कि क्या भारत का संविधान, भारत के संविधान निर्माताओं ने जो सोचकर बनाया था, क्या आज उस संविधान को उसी रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है? क्या यही संविधान है? और संविधान ने जो लोकतंत्र की व्यवस्था दी, क्या वो लोकतंत्र अब लोकतंत्र बचा रह गया है या लोकतंत्र भीड़ तंत्र हो गया है? लोकतंत्र का मतलब, उसकी आत्मा यह थी कि प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन कार्य कौन सा होगा? जो न्यायप्रिय होगा, न्याय संगत होगा और जो देश हित में होगा, समाज हित में होगा। तो जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ कर भारत का संविधान बदलते बदलते अब सबके जुबां पर बाबा साहब का संविधान आ गया, ठीक उसी प्रकार से संविधान निर्माताओं ने जो सोची थी उसको आज के राजनीतिज्ञों ने तहस नहस कर दिया और लोकतंत्र अब भीड़ तंत्र की ओर अग्रसर हो चुका है। और उसी का परिणाम है कि लोग कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसी को सारा चीज मिलना चाहिए। तो संख्या बल के आधार पर अगर सारी चीजें तय होगी तो फिर सत्य और असत्य कहाँ रह जाएगा, न्याय कहाँ रह जाएगी? मान लीजिए एक गांव में 70% लोग अपराधी हैं और 30% लोग अपराधी नहीं हैं और वोटिंग हो तो 70% वाले उस अपराध को सही साबित कर देंगे क्योंकि उनकी संख्या 70 है। 30% वाले को हार ही जाना है, पराजित हो जाना है क्योंकि वहां पर संख्या गिनी जाएगी। तो क्या यही अवधारणा लोकतंत्र की थी? आज के नेताओं ने ठीक यही साबित किया है। कोई जिसकी संख्या ज़्यादा हो वो गलत काम भी कर ले, उसके पक्ष में रहना है क्योंकि उससे हमें वोट लेना है। अभी बिहार के सारण में घटना घटी है। एक लड़की के साथ जो घटना घटी, उसकी मृत्यु हुई और जिस प्रकार से जिन लोगों का उस हत्याकांड में नाम आ रहा है, उसकी वजह से वो पूरे घटनाक्रम को जातीय रंग में बदला गया और कोई नेता बोलने को तैयार नहीं। किसके पक्ष में बोले? उस जात का अपराधी ही क्यों ना हो, वो जात नाराज हो जाएगा और फिर वोट नहीं करेगा। इसलिए चुप रहना बेहतर है। वो तो फलाने जात की है। जब अपराधी जाति के रूप में देखे जाने लगे और जिसके साथ घटना घटित हुई वह भी एक जाति के रूप में देखे जाने लगे, तब सोच लीजिए ये लोकतंत्र भीड़ तंत्र की ओर अग्रसर हो रहा है या नहीं हो रहा। और सारे नियम कानून ठीक उसी प्रकार से लाए जा रहे हैं ताकि जिसकी संख्या ज़्यादा हो वो हमसे प्रसन्न हो जाए, चाहे वह गलत ही क्यों ना हो, लेकिन हम जीत जाएं और हमारी सरकार बनी रहे। और इसी के तहत यूजीसी भी लाया गया है और विशेष अनावश्यक अधिकार देकर जो गलत है लोगों का मन बढ़ाया गया है और जिससे समाज में वैमनस्यता फैल रही है और लोग उसका गलत प्रयोग करके लोगों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, जाति के नाम पर, संख्या बल के नाम पर। भगवान राम
जब वन जा रहे थे तो उनके पीछे तो पूरी अयोध्या चली गई थी। संख्या बल क्या कहता था? संख्या बल कहता था कि राम को वनवास नहीं जाना चाहिए, लेकिन राम ने संख्या बल की गिनती नहीं की। उन्होंने धर्म का साथ दिया, और धर्म और न्याय यह कहता था कि पिता ने आदेश दिया है, उसका पालन होना चाहिए। और हम कहते हैं राजा कैसा हो तो राम जैसा हो। उसी राम के सहारे सरकार आ गई और राम के न्याय को लोग भूल गए, राम के आचरण को लोग भूल गए। राम के आचरण को भूलने की वजह से ही ये तमाम विसंगतियां देश में आ रही है और खतरनाक मोड़ पर है। बहुत ज़्यादा किसी को दबाने का प्रयास कीजिएगा तो उसका परिणाम ब्लास्ट के रूप में आते हैं और समाज में विध्वंस पैदा होता है। और पूरा ताना बाना बिखर जाता है। तो कमेंट इस पर जरूर कीजिएगा कि ये यहाँ का लोकतंत्र कहीं भीड़ तंत्र की ओर तो अग्रसर नहीं हो रहा। शैलेश की बात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।